नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। हम जानते हैं कि टीकाकरण का जब महाअभियान हुआ था तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था, जहां टीके सबसे ज्यादा लगे थे और सब हैरान भी थे क्योंकि उसके अगले ही दिन उसकी संख्या काफी घट गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश का जो दावा है कि टीका लगाने में उसने रिकॉर्ड बनाया है, कई लोगों की शिकायत है कि बिना वैक्सीन लगवाए उनके नंबर पर मैसेज आ रहे हैं, यहां तक कि मृतकों के नाम पर भी उनके परिजनों के टीकाकरण के मैसेज आ गए। ऐसे में सवाल तो है कि महामारी के दौर में रिकॉर्ड और नंबरों की ऐसी होड़ से क्या कोरोना की तीसरी लहर से बचाव होगा? देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। और भी टाइम बाद आ जाता है, कार्तिक राम नाम से आ जाता है मैसेज। सतना में कार्तिक राम, कालिंद्री और चंदन को 21 जून वैक्सीनेशन के महाअभियान के दिन टीका लगा, 4 बजे 5-5 मिनट के अंतराल पर। ये थी आम खबर। अब खास खबर ये कि ये तीनों एक ही शख्स हैं, चैनेंद्र पांडे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है चैनेंद्र पांडे, सत्ता में रहता हूँ मैं ही। चौंक गए, असमंजस में पड़ गए, लेकिन ये हम कहाँ कह रहे हैं। सरकार मान रही है शायद तभी तो ये 3 मैसेज चैनेंद्र जी के मोबाइल पर आए। 5 मिनट के अंदर 3 आते हैं और उसमें नाम भर चेंज है, जबकि मैंने आज तक किसी प्रकार का टीका अभी मैंने लगवाया नहीं है। भोपाल के टीला जमालपुरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 13 साल के वेदांत डांगरे को भी 21 जून को टीका लग गया। चौंकिए मत, भले ही सरकार कह रही हो कि 18 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगेगा, लेकिन वेदांत के नाम पर भी बाकायदा मैसेज आया है, उनके ही दस्तावेजों का इस्तेमाल भी हुआ है। 21 तारीख को शाम को 7:27 में मेरे पास मैसेज आया कि मेरा बेटा सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड हो गया है कोविशील्ड से, और अभी इसकी उम्र है सर 13 साल, जो कि सर ये अभी वैक्सीनेशन इन लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों का सर। अभी रिसेंटली मैंने नगर निगम में ये सबमिट किए थे इसकी पेंशन के लिए, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ये वहाँ से गए हैं। एक और चमत्कार वो ये कि वेदांत 56 साल के हो गए हैं, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन दस्तावेज यही कह रहे हैं। अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, पर मेरे पापा के पास में मैसेज आ गया कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। तो जब उसमें जो लिंक दी हुई थी मैसेज में, तो पापा ने वहाँ से सर्टिफिकेट जब मेरा डाउनलोड करा तो उधर पे मेरे ही डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, मेरे ही बैंक आईडी लगी थी, मेरे ही बैंक अकाउंट लगा था और सारी मेरी डिटेल्स थी। बस उसमें ये था कि मैं 56 ईयर्स का बना दिया गया था मेरे को, और अभी तो लेकिन मैं 13 ईयर्स का ही हूँ। भोपाल में पीजीबीटी कॉलेज रोड में रहने वाली नुजहत सलीम को भी 21 जून को वैक्सीन लगने का मैसेज मिला। उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन पहचान पत्र सत्यापन में पेंशन डॉक्यूमेंट के दस्तावेज दर्ज हैं। मेरे पास ये मैसेज आया 21/6 को और रात में 10:57 PM पे कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो और मेरे वैक्सीन लगी नहीं है अभी। मैं सोच रही थी वैक्सीन लगवाने का, लेकिन अभी मैंने लगवाई नहीं है। ये परेशानी आ रही है ना कि अभी तो मेरे लगा नहीं है, कल मैं लगवाने जाऊंगी तो वो लोग बोलेंगे कि आपके तो वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे कितने लोग हो गए जिनके वैक्सीनेशन कागज पे हो गए? रतलाम में कर सलाहकार प्रेम पांड्या ने स्लॉट तो बुक किया, लेकिन वैक्सीन लगवाने जा नहीं पाए। बावजूद इसके जादू ये हुआ कि वैक्सीन लगवाने का मैसेज आ गया। लेकिन जब मैं शाम को 4 बजे के 4:30 के आसपास में एसएमएस आया कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि वहाँ गया ही नहीं था मैं, तो मेरा वैक्सीनेशन कैसे हो गया वैक्सीनेशन। फिर मैंने इसका जो पूरा घटनाक्रम था मेरा, वही मैं गया ही नहीं और मेरा वैक्सीनेशन हो गया, तो मैंने फेसबुक पर डाला सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर नेक्स्ट डे फिर जो है मेरे पास वहाँ से कॉल आया, फिर मैंने जाकर के वहाँ मेरा वैक्सीनेशन करवाया था। ऐसे कितने लोग होंगे? अलग अलग शहरों से उदाहरण देने के बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का कहना है सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कहीं कोई होगी तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता आप कहाँ से ये बात लेके आए हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और यदि कहीं इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़े के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार 13 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, सर्टिफिकेट जारी हो गया, किस प्रकार मृत व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी हो गया और किस प्रकार किसी महिला ने वैक्सीन नहीं लगाई उसे भी सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद बैतूल मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 47 से अधिक गाँव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। यह शिवराज सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की वास्तविकता बता रहा है।
और बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन महाअभियान जो मध्य प्रदेश का है, जो रिकॉर्ड के दावे कर रहा है, उसकी पोल खोल के रख दी। जो काम मध्य प्रदेश सरकार और उसके मंत्रियों को करना चाहिए, वो काम प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून को ही वैक्सीन के लिए समा बांध दिया था, लेकिन हमने बताया कि कैसे ऐसी कहानियों के इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा फट गया है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनोत्सव के पहले हफ्ते में पहले ही दिन 21 जून को 17,42,000, 23 जून को 11,43,000, 24 जून को 7,05,000 और 26 जून को 9,64,000 लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। लेकिन 20 जून को सिर्फ 4,098 टीके लगे थे, 19 जून को 24,700 टीके और 18 जून को सिर्फ 11,742 टीके लगे थे। बाकी दिनों में कम टीके के पीछे सरकार का तर्क है कि वो सिर्फ सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाती है। बाकी दिनों का जो आंकड़ा है वो निजी अस्पतालों का होता है। वैसे 19 जून को भी शनिवार ही था जिस दिन सिर्फ 24,000 टीके लगे थे। शायद सरकार ये बात भूल गई। 2-3 उदाहरणों से 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगा चुकी व्यवस्था पर हम गंभीर सवाल नहीं उठा सकते, उठाने भी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बावजूद इसके टीकाकरण को सरकार खुद इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील करे, हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से ग्रसित हो, तो फिर ऐसे उदाहरण उसके सामने मुंह बाए खड़े हो जाते हैं, खुद ब खुद गंभीर सवाल उठाते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, रतलाम से साजिद खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सरकार का रटा रटाया जवाब आता है, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार का आया कि जांच जारी है। बहरहाल रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां कुछ ही महीनों बाद यानी अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बाद मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सियासी सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ कोई महागठबंधन न होने की हालात में AIMIM की 100 सीटों का चुनाव पर क्या असर होगा, देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कहा था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती तो किसी के साथ गठबंधन से इनकार करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूं तो AIMIM यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन आज ओवैसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वो भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। AIMIM ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा, वो सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 0.2% वोट मिला। AIMIM ने 100 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बेचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मौके पे पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय 4.5 साल पहले सत्ता से हट गई समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि उसने मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं किया। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों,
जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि क्या AIMIM के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से समाजवादी के मुस्लिम वोट में सेंध लगेगी? AIMIM का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो उन सीटों पे जहां बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार जीत हो रही है वहां कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरना आज के सियासी माहौल में मुसलमान शायद एक मुसलमान को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो सियासी उठापटक इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने बिल्कुल आखिरी लम्हे में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। इस वजह से अब ये चुनाव सीधे सीधे सपा बनाम बीजेपी हो गए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव पर भी इसकी छाया रह सकती है। देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। शनिवार को हो रहे यूपी के स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों से मायावती ने बिल्कुल आखिरी समय में हट जाने का ऐलान किया। यहाँ BSP के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। नतीजा ये कि अब ये मुकाबला सीधा अखिलेश बनाम बीजेपी हो गया है। कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य हैं जो 75 जिला अध्यक्ष चुनेंगे। BSP के 319 सदस्य हैं यानी करीब 10% वोट। सपा और बीजेपी के 750 वोट हैं। यूपी को बचाना है। BSP ने अभी इशारा नहीं किया है कि उसके वोट किधर जाएंगे, लेकिन बीजेपी बढ़त का दावा कर रही है। इसके 17 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने हैं। इन सीटों पर सपा के उम्मीदवार भी नहीं हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी ने डरा धमकाकर और छल कपट से उम्मीदवारों को हटाया। आदित्यनाथ के घर गोरखपुर में इस उम्मीदवार को नामांकन करने से जबरन रोका गया। शनिवार को सपा अध्यक्ष ने 11 जिला अध्यक्षों को हटाए जाने का ऐलान किया। अखिलेश इस बात से नाराज हैं कि पार्टी उम्मीदवार अपना पर्चा तक नहीं भर सके। उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शंस में निर्विरोध चुना जाना कोई नई बात नहीं है। 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी पार्टी उस टाइम जो जिला पंचायत चेयरपर्सन के चुनाव थे वो लड़ी थी। उनके 75 में से 60 कैंडिडेट्स जीते थे, जिसमें से 30 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल लगे किसी भी चुनाव के नतीजे काफी अहम हैं। शनिवार को वोट भी पड़ेंगे और नतीजे भी आ सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सिरमौर जिले में बारातियों को ले जा रही बोलेरो खाई में गिर गई। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। PMO की तरफ से ट्वीट करके मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और वहीं कर्नाटक की बात करते हैं, जहां यदगीर में एक ही परिवार के 6 लोगों ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।